हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम डिस्कस कर रहे हैं टीआईएफआर के सॉल्यूशंस और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के टीआईएफआर के सॉल्यूशंस। ऑल राइट, तो अभी तक हमने टीआईएफआर के 2018 और 2019 2017 के सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिए हैं। नहीं देखा है तो चैनल पे सारी वीडियोज़ में जाके देखिए। साथ में शॉर्ट्स भी डिस्कस कर लिए। सुबह का शॉर्ट नहीं देखा तो वो भी देखिए। ओके, आज के सॉल्यूशन का टॉपिक होने वाला है रियल एनालिसिस। ओके, अगर सुबह का शॉर्ट नहीं देखा है तो पहले अभी जाके देख लीजिए। शॉर्ट नंबर 22 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में उसका लिंक है। ऑल राइट, बिफोर मूविंग फर्दर वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रैक गेट। मूविंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग सम ऑफ नंबर्स को जब हम डेसिमल नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं, जो आपको नंबर्स गिवन है, तो जो डेसिमल नोटेशन में एक्सप्रेस्ड है तो इनका जो सम है एक्चुअली कितना होगा। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एन, एन पे डिपेंड कर रहा है तो उसके हिसाब से सम बताना है क्या होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है अगर आपने गेस कर लिया। ठीक है, तो बहुत ईजी सा ट्रिक है सिंपल अप्लाई करने के लिए। हमने क्या कहते हैं, एन को 1 ले लेते हैं। एन को 1 ले लिया तो जस्ट नंबर बचा 1। आप जस्ट जितने भी ऑप्शन है उनमें एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपको सम देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ट्राई मत करिए उसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस पेपर है। ठीक है, आपको जस्ट ऑप्शन टिक करना है, वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ काम नहीं है। आपको लेंथी सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि कैसे वो आया। हालांकि प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, मगर आपको क्या, एन की वैल्यू 1 ले लो। अगर सपोज एन 1 पुट करने से भी दो ऑप्शन हमारे पास सेम आ जाते तो एन की वैल्यू 2 लेते, जिससे 1 + 11 12 आ जाता और फिर पुट करके देखते। ठीक है, हमें हमेशा काम को ईजी करने की सोच थी। अब इसमें जैसे ही 1 पुट किया तो सीधा ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। बजाय उसको सॉल्व करके 10 मिनट में बाद उसको आंसर ए टिक करने की बजाय डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर टिक करो। ठीक है, और इनफैक्ट अगर दो आंसर भी आते हैं तो दो ऑप्शंस तो आपके डिस्कार्ड हो जाते, बचते जो भी ऑप्शंस उनमें फिर दूसरी वैल्यू पुट करके या थोड़ा सॉल्व करके आप लगा सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो हमेशा इस तरह ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस को देख के किस तरह क्या चीज़ लग रही है वहाँ पे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्लिक सीक्वेंस एक्स एन डिफाइन है 1 + 1/√2 अप टू 1/√n -2√n। बोला है ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, ये ऑसिलेटरी है। इस सीक्वेंस के बारे में बताना है, सीक्वेंस किस टाइप की है। तो सिंपल डेफिनेशन लगाते हैं। हमें एक्स एन गिवन है, सबसे पहले x1 निकाला वो आ गया -1 और x2 निकाला वो आ गया -1.12। अब क्योंकि x1 बड़ा है x2 से और 1 छोटा है 2 से, तो इसलिए सीधा सीधा बी और सी यानी कांस्टेंट भी नहीं है और इंक्रीजिंग भी नहीं है। दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है, अब बचते हैं दो, डिक्रीजिंग है या फिर ऑसिलेटरी है, उसको लिए देखते हैं। तो डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमने xn + 1 - xn को कंसिडर किया। इसको हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये xn + 1 हो गया, ये xn हो गया। समेशन में टर्म्स कैंसिल आउट हुई तो बची ये टर्म्स 1/√n + 1 -2 टाइम्स √n + 1 + 2√n। ठीक है, अब जस्ट क्या ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया एल डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया -1 - 2n दिस। अब ये ऊपर वाली पूरी टर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये ऊपर वाली पूरी टर्म नेगेटिव, तो ये हो गया टोटल लेसर इक्वल टू 0, यानी xn + 1 इज लेसर इक्वल टू xn। तो सीधा डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऑप्शन है करेक्ट। अब क्योंकि सिंगल करेक्ट ही आते हैं टीएफआर में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑप्शन है करेक्ट एंड मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट फिर भी हम देखते हैं ऑप्शन डी की ऑसिलेटरी नहीं है कैसे। अब हम क्या करते हैं, हम 2 टाइम्स √n - √n + 1 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन, इसको जब रैशनलाइज करेंगे इसको हो जाएगा √n + √n - 1। ठीक है, ये टर्म डिनोमिनेटर ही ग्रेटर देन इक्वल टू की 1/√n से। अच्छा, विच इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√n + √n - 1। सीधा ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसको रैशनलाइज किया, ये आ गया 2 टाइम्स √n + 1 - √n। ठीक है, अब क्या किया हमने, क्या दिया समेशन। अभी बताऊंगा ऐसा हमने क्यों किया। अब हमने क्या ले लिया, समेशन ले लिया, n की जगह k लिख लिया, k को n टाइम्स k 1 से n तक वैल्यू में सब समेशन किया तीनों साइड। ठीक है, तो यहाँ बना टर्म्स अल्टरनेट कैंसिल हुई, बचा 2√n ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन 1/√k ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म। अब हमने क्या किया, अब ये जो बीच वाली टर्म हमने इसलिए किया क्योंकि बीच वाली टर्म हमारी सीरीज का समेशन है, जो 1 + 1/√2 अप टू 1/√n है, ये वो टर्म है। अब उसमें से क्या -2√n कर रहे हैं, वही हमने यहाँ पे करा, 2√n से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू बीच वाली टर्म बनी xn ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होल टर्म -2√n। और ये टर्म किसके ग्रेटर देन इक्वल टू की, -2 के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये टर्म -2 से बड़ी होगी। तो जो xn सीक्वेंस है वो बाउंडेड है।
तो सीधा सीधा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लग गई। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गई, बाउंडेड भी हो गई, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस से सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी। तो ऑप्शन डी जो ऑसिलेटरी था वो ऑप्शन गलत, और इसीलिए इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आपको ये सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल आप डिक्रीजिंग का डेफिनेशन लगा कर सकते थे, इनको डिस्कार्ड कर सकते थे। ऑसिलेटरी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि टीएफआर में एक ही सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, मगर आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए हमने थ्योरम बताई कि कभी कभी थ्योरम से भी हो जाता है वो क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जीरो पे जीरो है। तो स्टेटमेंट गिवन है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट करता है, वन के बराबर है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है किसी भी नेबरहुड में, और क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा है इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। एक भी नहीं, एक, दो या तीन, कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ये बताना। इस टाइप के क्वेश्चन सीएफआर में कॉमन है बहुत। तो सिंपल डेफिनेशन से लगाते हैं। हमने फंक्शन एफ डैश जीरो लगाया, सिंपल लिमिट की डेफिनेशन लगाई, एफ जीरो जीरो है तो एफ एच बाई एच हो गया, एफ एच की वैल्यू लगाई, डिवाइड बाई एच किया, अब एच टेंडिंग टू जीरो की टर्म जीरो हो गई, बचा वन, यानी एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, वैल्यू वन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था ट्रू हो गया और थर्ड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, यानी एक स्टेटमेंट सही है एक गलत। एक सही है तो जो पहला ऑप्शन कहता था कि जीरो स्टेटमेंट ट्रू है वो गलत हो। आगे बढ़ते हैं। अब एफ ऑफ हाफ की वैल्यू देखी, वो आई 3/4, और एफ ऑफ वन की वैल्यू आई जीरो, वो ग्रेटर देन है, तो यानी क्लियरली एफ ऑफ हाफ बड़ा है एफ ऑफ जीरो से, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो हो गया गलत कि इंक्रीजिंग है फंक्शन, पूरे रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है, वो हो गया गलत। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगी, तीन स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तीन स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गए हैं, अब एक ही स्टेटमेंट बचता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है जीरो के नेबरहुड। तो हमने क्या ले लिया, एन इंटीजर के लिए 1/2n पे फंक्शन की वैल्यू देखी वो आई है, और 1/2n+1 पे आई है। अब जब n 1 से बहुत छोटा नंबर है, n एक्चुअली या मतलब 1 से छोटा नहीं, 1 से बहुत बड़ा, सॉरी लेस देन नहीं, 1 से बहुत बड़ा इंटीजर है, ठीक है, बहुत बड़ा इंटीजर है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कभी ये पॉजिटिव होगी, कभी यानी फंक्शन कभी इंक्रीजिंग होगा कभी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो एक वैल्यू के लिए इस पॉइंट पे बढ़ेगी, फिर अगले पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट साइमल्टेनियसली आएंगे फंक्शंस के पास, 1/2n और 1/2n, पहले 1/2n आ गया, लाइक 1/2, फिर 1/3 एंड सो ऑन, इस तरह पॉइंट्स आते रहेंगे, और फंक्शन की वैल्यू एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो फंक्शन ऊपर नीचे होता रहेगा बिकॉज ऑफ द कॉस एक्स, क्योंकि जो कॉस एक्स आ रहा है उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, यानी साइमल्टेनियसली इंक्रीज या साइमल्टेनियसली डिक्रीज नहीं करेगा। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन था वो गलत है, वो सही है क्योंकि वो कहता है इंक्रीजिंग नहीं है, तो हाँ ये बात सही है। इसलिए हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक तो पहला कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट करता है, और दूसरा फंक्शन जीरो के नेबरहुड में इंक्रीजिंग नहीं है, तो इसलिए दो स्टेटमेंट इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ इसमें देखने वाली की थी, ये डेरिवेटिव वाला इजी था, और टोटल ओवरऑल आर पे इंक्रीजिंग देखना इजी था। बस नेबरहुड में देखने के लिए या तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, क्योंकि आप ग्राफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द टर्म कॉस, कॉस की वजह से हमने 1/2n और 1/2n+1 लिया, क्योंकि वो पाई पे एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव, और वहीं से पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट, तो अगर सुबह का शॉट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लिए, और देख लिया तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पहले सुबह का शॉट जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस √2/n, ठीक है, जैसे हमने पहले भी कर रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, इरेशनल की सीक्वेंस जो एक्स नॉट पे कन्वर्ज हो रहा है, जहाँ एक्स नॉट नॉन जीरो रैशनल है, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन, क्योंकि इस तरह इरेशनल डिफाइंड है, यानी एक्स नॉट प्लस √2/n, और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, जीरो, पर ये इस पे कन्वर्ज नहीं होता है क्योंकि ये कन्वर्ज होता है एक्स नॉट पे, और एक्स नॉट जीरो है नहीं, क्योंकि हम नॉन जीरो रैशनल ले रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट एनी नॉन जीरो रैशनल सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से, तो बी और सी ऑप्शन गलत हो गए। अब हमने क्या लिया, एक्स एन को ले ली एक्स नॉट प्लस 1/n, रैशनल की एक सीक्वेंस ले ली जो इरेशनल एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स एन जीरो, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है, और वो एक्स नॉट पे कन्वर्ज नहीं करेगा क्योंकि फिर से एक्स नॉट जीरो नहीं है, तो फंक्शन रैशनल पे भी कन्वर्ज नहीं करता, नॉन जीरो रैशनल से हमने यहाँ। और फाइनली हमने एक्स नॉट को जीरो ले लिया अगर इसी सीक्वेंस में,
तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से क्योंकि एक्स नॉट अब रहा ही नहीं, तो एफ ऑफ एक्स नॉट रहा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो क्लियरली क्योंकि एक्स नॉट इज़ एक्चुअली ज़ीरो अब यहाँ, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से, क्योंकि जीरो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्रैकेट। थैंक यू।